समाजवाद की विचारधारा लोहिया और शरद यादव, जयप्रकाश बाबू, इन सब के विचारों से जोड़ के गोविंद यादव जो कि हमारे साथ हैं, वो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर छात्र राजनीति से आज देश की राजनीति में एक बड़े मुकाम पर हैं। हम गोविंद यादव जी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और देश जिस स्थिति में अभी है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस जबलपुर और मध्य प्रदेश की धरती और जिसको मैं कहूँ ये तो भारत का केंद्र बिंदु है, तो आपका पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास है और एक स्तंभ के रूप में यहाँ के महाकौशल की पत्रकारिता में आपका प्रमुख स्थान रहा है और जन सरोकारों की आपकी पत्रकारिता रही है। और आपने एक नया प्लेटफॉर्म जन सरोकारों को लेके और जन सरोकारों की पत्रकारिता को लेके शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखूं, उसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ये जबलपुर की धरती से एक नई दिशा देने का काम करेगा समाज को, देश को। गोविंद जी, जिस तरीके से अभी बीते वर्ष गुजर रहे, खासकर युवाओं को लेके हम आपसे जानना चाहते हैं, युवाओं को लेके क्या स्थितियां सामने आपको लग रही हैं कि देश में युवाओं की स्थिति आगे जाके क्या हो रही? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बहुत राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वर्तमान लोकतंत्र में जो युवाओं की वर्तमान जो स्थिति है, दशा और दिशा, और आने वाला जो कल है उनके भविष्य का जो प्रश्न किया है, तो मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी ये जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1600 से लेके 1947 तक का, ये युवा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें देश के युवाओं की बड़ी भूमिका थी। पहले तो 1857 के पहले जो जनजाति क्षेत्रों में जो युवा थे उनने कंपनीकरण के खिलाफ बगावत की। उसमें ये जो झारखंड और संताल का इलाका, वहाँ बिरसा मुंडा का सबका एक बड़ा जनजाति जो आदिवासी समुदाय है, राजस्थान गुजरात का जो आदिवासी इलाका है, और फिर 1857 में ही आपका जी जो शंकर साय रघुनाथ साय की जो बलिदान हुआ वो भी पिता पुत्र का बलिदान था। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं की बड़ी भूमिका रही। और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो जो विदेश में जो भारत के लड़के जो पढ़ाई करते थे वो वहाँ समाजवाद, साम्यवाद और जो राष्ट्रवादी धारा के भी जो लोग थे वो जो विदेशों में पढ़ते थे, उनने भारत भूमि को और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश आज़ाद हुआ। और अंतिम जो है युवाओं का जो आंदोलन है, जो 42 का आंदोलन युवाओं का आंदोलन है। फिर आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फिर जो 60 और 70 के दशक में जो देश के विश्वविद्यालयों में जो युवा थे, पढ़ते थे, वो न सिर्फ देश की, दुनिया की जो घटनाक्रम है उन पे उनकी नज़र रहती थी। और वहाँ से एक नया आंदोलन का शुरुआत हुआ 60 और 70 के दशक में। और लोहिया के जाने के बाद वो ही आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में बदल गया। तो आज़ादी के पहले 42 में युवाओं की भूमिका थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के युवाओं ने सबसे पहले बलिया में जाके आज़ादी का झंडा ही लहरा दिया था। फिर वो ही 42 के बाद जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो प्रश्न आपने कहा है वर्तमान में युवाओं की भूमिका, तो जयप्रकाश जी भी जब सर्वोदय में चले गए थे और 70 के बाद वो चिंतन कर रहे थे, तो जो विनोबा भावे का जो वर्धा का जो आश्रम था वहाँ उनके दिन पवनार में विचार आया और उनने एक लिखा, लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, और पूरे देश के अखबारों में वो छपा और उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और जयप्रकाश जी को बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तभी उनने एक संपूर्ण क्रांति की एक अवधारणा
बनाई और फिर वो देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। पहले 75 में यहाँ शरद यादव भी जीते, गैर कांग्रेसी एक पूरा अभियान था और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। और बाद में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी बाद में 80 में बिखर गई। गोविंद जी, तो 80 के बाद आप समझ लो, मैं आपके ही प्रश्न पे आ रहा हूं कि देश में कोई युवा आंदोलन नहीं हुआ। अब परिस्थितियां बदल गई। अब एक राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस है, और जो राष्ट्रवादी धारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो केंद्र में सत्ता में है, और जो समाजवादी आंदोलन है वो बिखराव के दौर में चला गया। साम्यवादी आंदोलन जो है परिस्थितियों के चलते सिकुड़ गया। तो आज का जो युवा है वो वैचारिक शून्यता का शिकार है। और जो संसदीय लोकतंत्र में जो संवैधानिक लोकतंत्र के जो 4 खम्भे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो विधायिका माने जो दलीय प्रणाली, अब दलों में युवाओं के लिए जगह नहीं है पूरे देश में। तो पूरा देश का जो युवा है, ये जो दलविहीन लोकतंत्र भी नहीं है, लेकिन दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। दलीय प्रणाली के चलते मैं भी एक दल में गया, मैं उस दल की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा क्रांति और परिवर्तन के अलावा सब कुछ है। और ये जो राजनीतिक दल हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदल गए हैं। तो ये दलीय प्रणाली में दलों में लोकतंत्र आए, और दलों में लोकतंत्र कहां से आएगा? जो छोटे विश्वविद्यालय है, वहां जो छात्र संघ चुनाव होते थे, वहां जो विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती थी। तो जैसे आजादी के पहले विदेशों में जो लड़के पढ़ के गए, वहां अलग अलग विचारधारा से प्रभावित होकर वो भारत में आए और उनने आजादी आंदोलन खड़ा किया। तो 42 का आंदोलन, जयप्रकाश जी का आंदोलन, ये पूरे जो आंदोलन है ये विश्वविद्यालय और युवाओं के आंदोलन है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, विश्वविद्यालय भी बांझ हो गए हैं, वहां लोकतंत्र की पूरी कहना चाहिए प्रक्रिया की नसबंदी हो गई। पार्टियों में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक प्रकार से बांझ हो गई है, बंद हो गई है। अब इसमें लोकतंत्र में जनता के बीच से कोई राष्ट्रीय एजेंडा जब आए एक, और उसमें देश में बहस होगी, तो मुझे लगता है कि देश के युवा फिर से वैसे ही खड़े हो जाएंगे जैसे आजादी की लड़ाई के लिए खड़े हुए थे, आजादी के बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हुए थे। और अब तो धरती को, और धरती पे जो मानवीय जीवन है, ये पूरा कंपनीकरण है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब तो हजारों लाखों की संख्या में बहुराष्ट्रीय और देसी कंपनियां, विधायिका का कंपनीकरण हो गया, कार्यपालिका का कंपनीकरण हो गया। ये जो अदालतें हैं, 30 बरस से कंपनीकरण के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक भी फैसला नहीं आया। आपका जो चौथा खम्मा है मीडिया, इसका भी कंपनीकरण हो गया, ये कारपोरेट के हाथ में चला गया। ये बोलने की आजादी से ये जो आपके हाथ में ये जो मोबाइल आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, पिछले 10 बरस से इस मोबाइल ने क्रांति कर रखी है, राजनीतिक दलों ने क्रांति नहीं की है। गोविंद जी, मैं थोड़ी सा रोकूंगा आपको। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई, और जिस तरीके से सामने स्थितियां आई हैं कि एक 400 पार वाली जो अहंकार था वो टूट गया। सोशल मीडिया ने लोगों को वो सच्चाइयाँ दिखाई, वो सारी चीज़ें दिखाई। और आज की स्थिति में जिस तरीके से सामने हम देख रहे हैं, संविधान को लेकर भी संकट मंडरा रहा है कि संविधान बचाने की बात आती है, तो क्या लग रहा है? देखिए, आपने जो बोला कि पूरी जनता और पूरा जो मेन स्ट्रीम जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं, आजकल यही मुख्य मीडिया हो गया। प्रिंट और जो टीवी है वो तो बंद हो गए हैं, लोग देखते नहीं घर में। लेकिन ये जो हाथ में जो डिजिटल मीडिया आया है, इसने पूरे देश में एक प्रकार से जन क्रांति का माहौल बना रखा था। लेकिन लोकतंत्र का जो इंजन है वो वोट होता है, वोट से सत्ता बदलती है। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। लेकिन ना वोट की जगह ईवीएम आ गई। अब आज भी हरियाणा का जो चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं बताया कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये जो ईवीएम है, ये समझ लो भारतीय लोकतंत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चला गया। यहाँ तो उसका सिर्फ डब्बा बनता है। तो ईवीएम की जगह यदि बैलेट से चुनाव होता तो ये 100 के नीचे आ जाती भारतीय जनता पार्टी में, दावे के साथ कहता हूं। ये 240 नहीं, ये 100 के नीचे आ जाते। अच्छा,
धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म, ये दो प्रश्न हैं जिस पे हम चाहेंगे कि आप बात करें कि धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म को लेके अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, जो धर्म और अध्यात्म है वो अंदर की चीज है, वो भावना का सवाल है, आस्था का सवाल है। और संविधान में या हजारों लाखों करोड़ बरस का धरती की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति का जो इतिहास है, उसमें हर आदमी को सोचने की, विचार करने की और अंतःकरण के माध्यम से किसी भी धर्म या विश्वास को मानने की स्वतंत्रता रही है हजारों लाखों साल में। इसलिए सबसे पहले तो धरती की उत्पत्ति हुई, फिर मानव की उत्पत्ति हुई, 50-60 हजार साल पहले मस्तिष्क बना, उसके बाद ही धर्म आया ना। तो धर्म और भगवान की उत्पत्ति आदमी ने की जब उसके पास मस्तिष्क आया। अब जो धर्म अंदर की चीज है, उसने अपने अंतःकरण के हिसाब से उसने एक मान्यताएं या जो ग्रंथों का निर्माण हुआ, एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। धर्म जिसको आप कहते हैं वो एक जीवन पद्धति है। लेकिन राजनीति जो है, ये भौतिक जो दुनिया है उसमें आदमी जन्म ले लिया है, माँ ने जन्म दी है, और राजनीति जो जिंदगी है उसकी व्यवस्था करती है। माँ जन्म देती है, जिंदगी देती है, राजनीति जिंदगी देने की व्यवस्था देती है। तो राजनीति अंदर का मामला है, धर्म अंदर का मामला है, और राजनीति बाहर का मामला है कि राष्ट्र और राज्य कैसे चलेगा। लेकिन अब ये अंदर की चीज बाहर की चीजों को प्रभावित करने लगी और उसका घालमेल हो गया, तो ये दोनों चीजें जो है मिल गई हैं, तो राजनीति की बात नहीं हो रही, अंदर की चीज बाहर की चीजों को प्रभावित कर रही है। इसलिए बाहर की जो राजनीति है, जो लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी राज्य है ना, ये संवैधानिक लोकतंत्र है, तो राज्य कल्याणकारी नहीं बचा, वो धर्म को, लोगों को बांटने के लिए प्रेम की जगह नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए राजनीति क्या कहते हैं जो है वो भौतिक चीजों के लिए है, तो धर्म निजी विषय है, अंदर का मामला है, और राजनीति भौतिक चीजों के लिए है। तो राज्य और राष्ट्र का काम जो है अंदर की चीजों में हस्तक्षेप करना नहीं, वहां तो स्वतंत्रता होना चाहिए। लेकिन राज्य जो है पूरी तरह पाखंड में डूब गया है, तो इसलिए ये देश के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी चर्चाएं हैं जिन पे हम बात करेंगे गोविंद यादव जी से। अलग अलग मुद्दे हैं, हम अभी समय की सीमाएं होती हैं, इसलिए यहीं पर इस चर्चा को विराम देंगे। लेकिन दो बातें कहेंगे कि विश्वविद्यालय बांझ हो चुके हैं और राजनीति में पाखंड आ चुका है, ये बात सामने आई है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर हम चाहेंगे आप लोग इस पर चिंतन करें, विचार करें, ताकि न सिर्फ देश की हालत और दशा और दिशा सुधरे, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी कुछ न कुछ सुधार हो जाए। गोविंद जी, आपसे चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद।